हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के डिस्कशन के अंदर हम F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सितंबर दिसंबर 2024 की अटैम्प्ट का एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सेक्शन सी से पर्टेन करता है। सेक्शन सी में हमारे पास जनरली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20-20 मार्क की वेटेज के। तो वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी ऑफ सितंबर एंड दिसंबर 2025 की अटैम्प्ट हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस सवाल में जो हमारे पास है कंसोलिडेशन का भी एक पार्ट है और जो मेजर पार्ट है वो हमारा रेशियो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के टॉपिक से पर्टेन करता है। अगेन, पहली बार अगर आप ये सवाल देख रहे हैं तो हर किसी रिकमेंडेड नहीं होगा कि आप डायरेक्टली इसका वीडियो सोल्यूशन देख लें। पहले आपको इस सवाल को खुद से रीड करना चाहिए, खुद से अटैम्प्ट करना चाहिए और खुद से अटैम्प्ट करने के बाद अगर आपने कोई चीज़ समझनी है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप इसका सोल्यूशन रेफर कीजिएगा। डायरेक्टली इसका सोल्यूशन देखेंगे तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एनीवे, सवाल को रीड करते हैं। सवाल में पहले हम सवाल के रिक्वायरमेंट्स को रीड करेंगे और फिर सवाल की इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे। कहता है दिस सिनेरियो रिलेट्स टू 3 रिक्वायरमेंट्स, यानी कि सवाल की 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले हम रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर ए में कहता है कैलकुलेट द गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ स्टॉपिंग कंपनी, यानी कि यहाँ पे कोई अपेरेंटली सब्सिडरी एक्वायर की गई होगी स्टॉपिंग कंपनी के नाम से जिसकी हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। रिक्वायरमेंट नंबर बी में कहता है using the clocking group consolidated financial statements and the pre-formatted table provided, calculate the following ratios for the year ended 30th September 2008 and 2007। बेसिकली हमें ये सारे रेशियोज़ कैलकुलेट करने, ये सारे रेशियोज़ कैलकुलेट करने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 2 सालों के लिए, एक 30 सितंबर 2008 और एक 30 सितंबर 2007। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर्मेट की बात कर रहा है कि प्री फॉर्मेटेड टेबल, तो ये फॉर्मेट कोई रॉकेट साइंस फॉर्मेट नहीं है। बस इस फॉर्मेट में हमारे पास यही रेशियोज़ लिखे हुए हैं और इनके आगे हमें इनकी वर्किंग और इनकी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। 5 मार्क की वेटेज, तो 5 मार्क्स पार्ट ए के गुडविल की कैलकुलेशन के, 5 मार्क्स पार्ट बी के जिसमें हमें ये कुछ 6-7 रेशियोज़ कैलकुलेट करने हैं। पार्ट सी में कहता है एनालाइज द कंपैरेटिव परफॉर्मेंस एंड द गियरिंग ऑफ क्लॉकिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2008 एंड 2007 एंड कमेंट ऑन द लिमिटेशन ऑफ रेशियोज़ बेस्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक तो हमें इन दोनों सालों की कंपैरेटिव परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है और दूसरा गियरिंग के हवाले से बात करनी है। तो हम परफॉर्मेंस के ऊपर भी अपनी कमेंट प्रोवाइड करेंगे, गियरिंग के ऊपर भी अपने कमेंट्रीज वगैरह प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ हमें कुछ लिमिटेशंस बताने रेशियोज़ के कि ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पर जब हम रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं या रेशियो एनालिसिस वगैरह करते हैं तो इसकी क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। कहता है मैक्सिमम ऑफ 2 मार्क्स में बी अवॉर्डेड फॉर कमेंट्स ऑन द लिमिटेशन ऑफ द रेशियो एनालिसिस पार्ट इन पार्ट सी, यानी कि ये जो पार्ट सी की वेटेज 10 मार्क्स की रखी गई है इसमें से 2 मार्क्स लिमिटेशन वाले पार्ट के हैं और बाकी के जो 8 मार्क्स हैं वो आपके कंपैरेटिव परफॉर्मेंस और गियरिंग के ऊपर जो हमें एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड करना है। ऑलराइट, अब सवाल की इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। सवाल की इन्फॉर्मेशन में कहता है The director of clocking company purchased 80% of the 100 million ordinary equity of $1 each shares in a stopping company on 1st April 2008। क्लॉकिंग कंपनी के डायरेक्टर्स ने एक स्टॉपिंग कंपनी के 100 मिलियन शेयर्स में से 80% शेयर्स एक्वायर किए। इन 100 मिलियन शेयर्स की जो पार वैल्यू है वो $1 है और ये जो एक्विजिशन की गई है ये 1st अप्रैल 2008 पे की गई है। द कंसिडरेशन कंप्राइज्ड ऑफ अ 1-for-4 शेयर एक्सचेंज। कंसिडरेशन में हमने क्या करा कि हमने हर 4 शेयर के बदले अपनी कंपनी के, हर स्टॉपिंग कंपनी के हर 4 शेयर के बदले क्लॉकिंग कंपनी का 1 शेयर इशू किया। देयर वर ऑल्सो एन इमीडिएट कैश पेमेंट ऑफ 2.8 पर शेयर। अच्छा, एक तो शेयर एक्सचेंज कंसिडरेशन है कि स्टॉपिंग कंपनी के 4 शेयर के बदले हमारी कंपनी का 1 शेयर इशू किया गया। इसके अलावा हर शेयर के बदले $2.8 की एक पेमेंट भी की गई है। एंड अ फर्दर $2.7 पर शेयर इज पेबल ऑन 1st अप्रैल 2009। और साथ साथ यहाँ पर एक डेफर्ड कंसिडरेशन भी है कि 1st अप्रैल 2009 यानी कि 1 साल के बाद हम फर्दर हर एक शेयर के बदले 2.7 का अमाउंट पे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 3 तरह की कंसिडरेशन है, एक शेयर एक्सचेंज कंसिडरेशन, एक इमीडिएट कैश पेमेंट और तीसरा हमारे पास डेफर्ड कंसिडरेशन। फिर कहता है ऑन 1st अप्रैल 2008 द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इन क्लॉकिंग कंपनी एंड स्टॉपिंग कंपनी वाज, क्लॉकिंग कंपनी एंड स्टॉपिंग कंपनी वाज 12.5 एंड $8 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास पेरेंट कंपनी क्लॉकिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी स्टॉपिंग कंपनी, इन दोनों के शेयर्स की मार्केट प्राइस हमें गिवन है 1st अप्रैल 2008 पे। कहता है द रिटेन अर्निंग्स ऑफ स्टॉपिंग कंपनी एट 1st अक्टूबर 2007 पे सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग्स है 610 मिलियन
एंड द कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2008 ऑफ 88 मिलियन। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ईयर एंड हमारा 30 सितंबर चल रहा है, 30 सितंबर X7, 30 सितंबर X8। सब्सिडरी को हमने 1 अप्रैल 2008 पे एक्वायर किया, यानी कि साल के पहले दिन ही, साल के मिड में। जो भी हमारा 30 सितंबर 2008 का ईयर एंड है उसके मिड में हमने एक्वायर किया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 मंथ्स बनते हैं। तो मिड ऑफ द ईयर हमने सब्सिडरी को एक्वायर किया। कहता है साल के शुरू में 1 अक्टूबर 2007 पे रिटेन अर्निंग सब्सिडरी की 610 मिलियन थी और पूरे साल का जो प्रॉफिट है वो 88 मिलियन है। द ग्रुप हैज़ अ पॉलिसी ऑफ वैल्यूइंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट एक्विजिशन एट फेयर वैल्यू एंड हैड अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 8%। हमारे पास एनसीआई की फेयर वैल्यू एट एक्विजिशन हमारे पास अवेलेबल है, सॉरी एनसीआई को हमने फेयर वैल्यू पे मेजर करना है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 8% है। फिर कहता है द डायरेक्टर्स ऑफ क्लॉपिंग कंपनी हैव अकाउंटेड फॉर द एक्विजिशन ऑफ स्टॉपिंग कंपनी करेक्टली एंड हैव प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग। अच्छा, सब्सिडरी की कंसोलिडेशन हो चुकी है, सब्सिडरी की कंसोलिडेशन एक्यूरेटली हो चुकी है और हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमारे पास क्लॉकिंग ग्रुप का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, रेवेन्यू से लेकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक के कंसोलिडेटेड नंबर्स है, करंट ईयर के, लास्ट ईयर के। हमारे पास कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट की भी कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास इक्विटी के नंबर्स आ रहे हैं और नॉन करंट लायबिलिटीज़ के नंबर आ रहे हैं। फिर आगे कहता है ऑल प्रॉफिट्स एक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर। ठीक हो गया। क्लॉकिंग कंपनी हैज सफर्ड फ्रॉम डिक्रीज रेवेन्यू इन रिसेंट ईयर्स which directors believe is mainly due to general economic downturn. The falling sales were the main purpose for the investment in a stopping company, so the clocking company could have more control over its competitors. कह रहा है जो पेरेंट कंपनी है ना क्लॉकिंग कंपनी, इसका रेवेन्यू रिसेंट ईयर्स के अंदर कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और डायरेक्टर्स ये कहना है, डायरेक्टर्स का कहना है कि ये जनरल इकोनॉमिक डाउनटर्न यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी बुरी चल रही है, ख़राब चल रही है, डाउनटर्न चल रहा है, इस वजह से रेवेन्यू में कमी आई है। ये जो कंपनी की सेल्स कम हो रही है इकोनॉमी के ख़राब होने की वजह से, इकोनॉमी के डाउनफॉल की वजह से, इसी वजह से कंपनी ने इस स्टॉपिंग कंपनी को एक्वायर किया ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स पे कंट्रोल कर सके। कॉम्पिटिटर्स को एक्वायर कर रही है टू इनकरेज कस्टमर्स टू कंटिन्यू परचेजिंग फ्रॉम क्लॉकिंग कंपनी थ्रू आउट द इकोनॉमिक डाउनटर्न। मैनी प्रोडक्ट्स आर नाउ बीन सोल्ड एट सिग्निफिकेंटली डिस्काउंटेड प्राइस। अच्छा, कंपनी फिर एक और काम भी कर रही है क्योंकि इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर रही है, डाउनफॉल की तरफ जा रही है, तो कंपनी अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स को जो है वो सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे सेल कर रही है। अब सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे अगर प्रोडक्ट सेल हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह नीचे आएंगे। टू असिस्ट इन जनरेटिंग फ्यूचर रेवेन्यू, क्लॉकिंग कंपनी रेस्ड एडिशनल फाइनेंस इन सितंबर 2008 बाय इशूइंग $25 मिलियन ऑफ लोन नोट्स। अच्छा, इसके अलावा कंपनी ने एक और काम किया कि कंपनी ने अपने फ्यूचर रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, फ्यूचर रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए $25 मिलियन की एडिशनल लोन लिया, एडिशनल फाइनेंसिंग लिया है ताकि वो वर्किंग कैपिटल वगैरह में, बिजनेस को ऑपरेशंस वगैरह में इन्वेस्ट कर सके ताकि वो जो है अपना रेवेन्यू फ्यूचर में इंक्रीज़ कर सके। तो हमारे पास लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन है, कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सवाल में गिवन नहीं है। पहले पैरा में हमारे पास जनरली सब्सिडरी की एक्विजिशन से पर्टेनिंग डाटा था, फिर हमारे पास कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स थे, और फिर हमें थोड़ा बहुत इकोनॉमी और ओवरऑल बिजनेस कंडीशन के बारे में बता दिया। एक दफ़ा सवाल को आपने खुद से अच्छे से रीड करना है और उसके बाद फिर हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो मैंने सिंपली ये किया है कि हमारे पास सवाल में जो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट गिवन थी उसको मैंने अपने पास एक्सेल एरिया में ऑलरेडी एडवांस में कॉपी कर रखा है ताकि मुझे नंबर्स बार बार कॉपी पेस्ट मतलब टाइप ना करने पड़े, मेरे पास ऑलरेडी एडवांस में लिखे हुए होंगे। अब सबसे पहले हम पहली रिक्वायरमेंट को देखते हैं जिसमें हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ स्टॉपिंग कंपनी, स्टॉपिंग कंपनी की एक्विजिशन पे हमारे पास कितनी गुडविल आई। अब इसके लिए हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमारे पास क्या चीज़ें हैं सर? 3 तरह की कंसिडरेशन थी, एक शेयर एक्सचेंज, एक इमीडिएट कैश पेमेंट और तीसरा डेफर्ड कंसिडरेशन। देखिए सब्सिडरी का $100 मिलियन का 100 मिलियन नंबर ऑफ शेयर्स का शेयर कैपिटल है, हम 80% शेयर एक्वायर कर रहे हैं, और शेयर कंसिडरेशन में हम हर 4 के बदले 1 शेयर इशू करेंगे, हर 4 के बदले 1 शेयर इशू करेंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 100 मिलियन शेयर्स में से हम 80% एक्वायर कर रहे हैं, 100 मिलियन शेयर्स में से हम 80% एक्वायर कर रहे हैं, तो 100 का 80% यानी कि 80 मिलियन शेयर्स में एक्वायर कर रहा हूँ।
और शेयर एक्सचेंज रेशो क्या है, हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर, स्टॉपिंग कंपनी के हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर दिया जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1/4। और मल्टीप्लाई बाय 1/4 का मतलब है कि हमारी कंपनी के कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं। अब हमारी कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस कितनी है सर, हमारी कंपनी के शेयर्स की मार्केट प्राइस है, द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर्स ऑफ क्लॉकिंग कंपनी इज 12.5, तो ये आ जाएगा 12.5। तो 80 मिलियन शेयर्स इंटू 1/4 इंटू 12.5, ये आ जाएगा हमारे पास 80 मिलियन शेयर्स। अच्छा 80 मिलियन, या इसको यूँ कर लें 100 मिलियन इंटू 80%। मैं चूँकि हमारे पास यहाँ सारे नंबर्स डॉलर्स इन थाउजेंड्स में दिए हुए, तो मैं 100 मिलियन को भी थाउजेंड्स में लिख रहा हूँ, पूरा 100 मिलियन नहीं लिख रहा। इंटू 80% इंटू 1/4 इंटू 12.5, तो 100 मिलियन का 80% किया, 1/4 इंटू 12.5, तो ये आ गया 2.5 मिलियन। ठीक है, इसके बाद हमने इमीडिएट कैश पेमेंट कितनी की है, 2.8 पर शेयर के हिसाब से हमने इमीडिएट कैश पेमेंट की है, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 80% इंटू 2.8, 100 इंटू 80% इंटू 2.8। अगेन 100 मिलियन को मैं थाउजेंड्स में लिखूंगा, तो मैं 1 के बाद 5 0 मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 2.8। और डेफर्ड कंसिडरेशन कितनी है 2.7 की, जो कि 1 साल के बाद पे करनी है। सब्सिडी को एक्वायर किया है 1 अप्रैल पे, और डेफर्ड पेमेंट हमें करनी है 1 अप्रैल 2009 पे, तो ये हो जाएगा 100 मिलियन इंटू 80% इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 1.08 रेस टू द पावर 1, या रेस टू द पावर 1 करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैंने क्या किया है, 100 मिलियन शेयर्स में से मैं 80% एक्वायर कर रहा हूँ, और हर शेयर के बदले पे 2.7 की डेफर्ड पेमेंट है, तो ये हमारे पास ग्रॉस अमाउंट आ गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 8% गिवन थी, 1 साल के बाद पेमेंट करनी है, तो 1 साल पे डिस्काउंट करने के लिए से मैंने डिवाइड कर दिया 1 + 8% या 1.08 से, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 80%, सॉरी 100 मिलियन लिखेंगे ना, तो 100,000 इंटू 80% इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 1.08 डिवाइडेड बाय 1.08, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गई। अब इन्होंने हमें बताया था कि हमने NCI को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, तो ऐड कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन, कितनी 80% शेयर हमने एक्वायर किया है, तो 100 मिलियन का 20% NCI है, 100 मिलियन का 20% NCI है। और सब्सिडरी के शेयर्स की मार्केट प्राइस कितनी थी 1 अप्रैल पे, $8 पर शेयर, $8 पर शेयर सब्सिडरी के शेयर की मार्केट प्राइस थी, तो 8, तो हो जाएगा 100 इंटू 20% इंटू 8। ये हमारे पास ओवरऑल बिजनेस की फेयर वैल्यू आ गई, ये हमारे पास ओवरऑल बिजनेस की फेयर वैल्यू आ गई। ये हमारी 80% कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये NCI की फेयर वैल्यू, ओवरऑल बिजनेस की फेयर वैल्यू। इससे हम लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ स्टॉपिंग कंपनी एट एक्विजिशन, कि स्टॉपिंग कंपनी के एक्विजिशन डेट पे कितने नेट एसेट्स थे। अब इसके लिए इन्होंने हमें इनडायरेक्टली शेयर कैपिटल का नंबर दिया है, मतलब नेट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम नेट इक्विटी कैलकुलेट करते हैं, और रिटेन अर्निंग्स। देखिए सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है 100 मिलियन, सब्सिडरी का शेयर कैपिटल कितना है 100 मिलियन शेयर्स, हर शेयर की वैल्यू $1 मिलियन, तो ये आ जाएगा सॉरी $1 पर शेयर 100 मिलियन। रिटेन अर्निंग्स के बारे में इन्होंने बताया था कि 1 अक्टूबर 2007 पे रिटेन अर्निंग्स है 610, और पूरे साल का 30 सितंबर 2008 वाले साल का जो प्रॉफिट कितना है 88 मिलियन। हमने 1 अप्रैल पे एक्वायर किया सब्सिडरी को। इन्होंने एक और बात बताई थी कि प्रॉफिट जो है वो इवनली एक्रू हुआ है, प्रॉफिट जो है वो इवनली एक्रू हुआ है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि 610 मिलियन प्लस 88 मिलियन इंटू 6/12, 88 मिलियन इंटू 6/12। देखिए आपका करंट ईयर क्या है, आपका करंट ईयर है 1 अक्टूबर 2007 से लेकर 30 सितंबर 2008। आपने सब्सिडी को एक्वायर किया 1 अप्रैल 2008 पे, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने बाद एक्वायर किया। तो उन शुरू के 6 महीने का जो भी प्रॉफिट है वो हम
रिटेन अर्निंग में एक्यूमुलेट कर देंगे। तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग 610 और 88 का 50% पोर्शन 6/12 पोर्शन। तो ये हमारे पास नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू आ गई, दैट इज 754। और टोटल फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस से अगर मैं ये माइनस करूं तो हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन का नंबर आ जाएगा। गुडविल एट एक्विजिशन का नंबर आ जाएगा, दैट इज $80 million या 80 million डॉलर्स। तो पार्ट ए तो बड़ा इजी सा था, 5 मार्क की वेटेज थी इसकी, और हमने गुडविल एट एक्विजिशन कैलकुलेट कर लिया। पार्ट बी में हमें कुछ रेशियोज कैलकुलेट करना है। पार्ट बी पे आते हैं। कौन कौन से रेशियोज कैलकुलेट करने हैं? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट टर्नओवर, गियरिंग रेशियो दैट इज डेट अपॉन इक्विटी, और इंटरेस्ट कवर। अच्छा, ये हमें कैलकुलेट करना है 2000X8 के लिए भी और 2000X7 के लिए भी। देखिए, सारी चीज़ों के फॉर्मूलाज हमें ऑलरेडी मालूम है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम कैलकुलेट करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। देन हमारे पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारे पास इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज आएगी। देन एसेट टर्नओवर रेशियो या नेट एसेट टर्नओवर रेशियो में हमारे पास रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज। मैं सिर्फ यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड लिख देता हूँ क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा। गियरिंग का तो फॉर्मूला इन्होंने हमें दिया हुआ है। बेसिकली गियरिंग को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज होते हैं, या तो डेट अपॉन इक्विटी या डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपने कैसे कैलकुलेट करनी है गियरिंग, डेट अपॉन इक्विटी। और इंटरेस्ट कवर हम कैलकुलेट करते हैं PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, PBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब ये सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, मैं इनको इजीली कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। और परसेंटेज में शो करने के लिए मैं इस पर परसेंटेज लगा देता हूँ 37.62%, 37.62%। इसी तरीके से 2007 का अगर हमने कैलकुलेट करना है तो 2007 का ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, और इसी को बराबर में कॉपी कर देता हूँ तो ये 2007 का हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये रहा डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला बार में देखिएगा, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला बार में मैं लिखूँगा टोटल इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़, प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया टोटल ऑफ इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये हमारे पास आ गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी तरीके से यहाँ बराबर में हम कॉपी कर दें अगर, तो फॉर्मूला हमारे पास कॉपी हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। नेट एसेट टर्नओवर अगर हम कैलकुलेट करें तो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये हमारे पास टाइम्स में आता है, ये हमारे पास टाइम्स में आता है तो 0.27 टाइम्स, और बराबर में कॉपी करता हूँ तो 0.36 टाइम्स। गियरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए डेट अपॉन इक्विटी, तो डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी फॉर्मूला बार में दिखेगा। ये भी परसेंटेज में हम शो करते हैं, ये 2007। और इंटरेस्ट कवर कैलकुलेट करने के लिए PBIT दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
मैं माइनस का साइन लगा रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट हमें माइनस में दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ये हमारे पास 9.61 और 31.84 टाइम्स आ गया। तो ये सारे रेशियोज़ मैंने कैलकुलेट कर लिए, जो कि इतना कोई मुश्किल पार्ट नहीं है, आप आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता हो। और हमारे पास सारे नंबर्स तो सवाल के अंदर डायरेक्टली गिवन ही थे। तो ये सवाल का पार्ट ए पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि 10 मार्क की वेटेज थी, जिसमें हमें गुडविल कैलकुलेट करनी थी और ये सारे रेशियोज़ वगैरह कैलकुलेट करने थे। अब हमें कहता है एनालाइज द कंपैरेटिव परफॉर्मेंस एंड गियरिंग ऑफ क्लॉकिंग कंपनी। हमें गियरिंग पे भी बात करनी है, हमें परफॉर्मेंस पे भी बात करनी है। कुछ फैक्ट्स इन्होंने हमें बताएं। क्या फैक्ट्स हमें बताएं कि कंपनी का रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है इकोनॉमी डाउनटर्न की वजह से, सेल्स कम होने की वजह से कंपनी ने सब्सिडी एक्वायर किया ताकि कंपटीटर्स पे कंट्रोल हासिल कर सके, और कस्टमर्स को परचेजेस के लिए मोटिवेट करने के लिए हमने हैवी डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर किए, और अपनी फ्यूचर रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हमने फाइनेंसिंग ली है $25 मिलियन की। अब देखें, अगर मैं परफॉर्मेंस के रेशियोज़ को देखूं, तो ये हमारे पास परफॉर्मेंस के रेशियोज़ हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 9% के आसपास कम हो रहा है। अगर हम ये इंक्रीज डिक्रीज निकालें, देखें सारी परफॉर्मेंस की जो रेशियोज़ हैं उसमें कमी आ रही है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 9% कम हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तकरीबन 6.5% कम हो रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तकरीबन 4.25 या 4.5% कम हो रहा है, 10.6 से 6.2, और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो भी हमारा कम हुआ है, 0.36 से कम होकर 0.27 हो गया। अब इसका अगर हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें, देखिए अगर आप रेवेन्यू के नंबर को देखें ना, तो रेवेन्यू का नंबर इंक्रीज़ हुआ है। रेवेन्यू का नंबर इंक्रीज़ हुआ है, कितने से इंक्रीज़ हुआ है? 77.6 मिलियन से, 77.6 मिलियन से, सॉरी रेवेन्यू का नंबर इंक्रीज़ हुआ है, हाँ रेवेन्यू का नंबर इंक्रीज़ हुआ है कितने से? 77.6 मिलियन से। तो एक तरफ रेवेन्यू का नंबर इंक्रीज़ हुआ है, हालांकि इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, लेकिन इकोनॉमिक डाउनटर्न के बावजूद रेवेन्यू का नंबर इंक्रीज़ होने का मतलब है कि मैनेजमेंट ने, डायरेक्टर्स ने जो डिसीजन लिया ना सब्सिडी को एक्वायर करने का या सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ऑफर करने का, उसने वैल्यू जनरेट की है, तभी तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम डिस्काउंट पे बेच रहे हैं तो इसका मतलब हम ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। अगर हम सब्सिडी एक्वायर करें तो इसका मतलब हमारी रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं। अगर हमने एडिशनल फाइनेंसिंग रेस की है तो इसका मतलब है इस एडिशनल फाइनेंसिंग को भी हमने वर्किंग कैपिटल में, बिजनेस के ऑप्स में, ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया होगा, तभी तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो परफॉर्मेंस से एक बात तो हम ये लिखेंगे कि द रेवेन्यू हैज़ इंक्रीज्ड बाय 77.6 मिलियन एज अ रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी, ऑफरिंग सिग्निफिकेंट डिस्काउंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग ऑफ 25 मिलियन। तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, जबकि ये सब कुछ है, जबकि इकोनॉमी डाउनटर्न भी चल रहा है, तब भी रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है हमारे इन स्टेप्स की वजह से। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, जो कि फैक्ट से अलाइंड है। इन्होंने हमें बताया है ना कि हमने डिस्काउंट्स पे चीज़ें सेल की हैं। जब डिस्काउंट पे चीज़ें सेल करोगे तो ऑब्वियसली आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। जब आप डिस्काउंट पे कोई चीज़ सेल करोगे तो आपका ग्रॉस मार्जिन भी कम होगा, ऑपरेटिंग मार्जिन भी कम होगा। फिर एक और चीज़ अगर आप गौर करें कि ग्रॉस मार्जिन कम हुआ है 8.9% से, जबकि ऑपरेटिंग मार्जिन में कमी तो आई है, लेकिन इतनी कमी नहीं आई जितनी ग्रॉस प्रॉफिट में आया है। ऑपरेटिंग मार्जिन में कमी तो आई है, लेकिन इतनी कमी नहीं आई जितनी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में आया है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 9% से कम हुआ है, ये आपका 6.5% से कम हुआ है। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, अपने फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल करने में अच्छी है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होना था क्योंकि डिस्काउंट ऑफर किए, लेकिन जितने से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है उतने से ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम ना होने का मतलब क्या है कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को इन लाइन विद रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर रही। कंपनी अपनी फिक्स कॉस्ट को, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बजाय तो यहाँ पे 4.5% से कमी आई है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये 10% से कम होकर 10.5% से कम होकर 6.25% हो गया, 10.6% से कम होकर 6.2% हो गया। अब इसकी सिंपल सी जुगाड़ है, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए ये कैलकुलेट कैसे होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है हमारा। जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा, न्यूमिनेटर कम होगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा। दूसरी तरफ अगर आप अपना कैपिटल एम्प्लॉयड देखें ना, अगर मैं यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करूँ आपके सामने, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ठीक ठाक बढ़ गया है। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका ठीक ठाक बढ़ गया है। 2007 में कैपिटल एम्प्लॉयड 956 मिलियन था, अब ये 1.555 मिलियन हो चुका है, 155 मिलियन हो चुका है।
1555 मिलियन हो चुका है। यानी अगर परसेंटेज टर्म में सिर्फ मैं इंक्रीज निकालूँ ना, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होने की दो वजूहत हैं। एक तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है, चलिए इसमें कोई इतना ज़्यादा कमी नहीं आई, 101 मिलियन से कम हो गया 96 मिलियन हो गया। परसेंटेज टर्म में देखना चाहें तो परसेंटेज टर्म में भी देख सकते हैं 4.5% से 4.6% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने के साथ साथ आपका कैपिटल एम्प्लॉयड सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। पहले आपके पास 956 मिलियन का कैपिटल एम्प्लॉयड था, 1555 का कैपिटल एम्प्लॉयड है, जिसमें कोई 62% की इंक्रीज आया है। और कैपिटल एम्प्लॉयड होने की बढ़ने की वजह से आपका ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया। इसी तरीके से नेट एसेट टर्नओवर की भी अगर देखें, इसमें भी कमी आ रही है। हालांकि रेवेन्यू तो हमारा इंक्रीज हुआ था, रेवेन्यू तो 340 मिलियन से बढ़कर 418 मिलियन हो गया था, 77 मिलियन से रेवेन्यू बढ़ा था, लेकिन स्टिल एसेट टर्नओवर रेशियो में कमी क्यों आ रही है? एसेट टर्नओवर रेशियो में कमी इसी वजह से आ रही है क्योंकि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 63% से बढ़ गया। और इंटरेस्ट कवर अगेन सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, 31.8 टाइम्स से कम होकर 9.61 टाइम्स हो गया है। अगेन फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखें यहाँ पे, तो फाइनेंस कॉस्ट कोई 3 टाइम्स बढ़ गई है, 3 मिलियन से बढ़कर ये 10 मिलियन हो गई है, 3 टाइम्स इसमें इंक्रीज़ आया है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आपकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ बढ़ेगी, पहले नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ 1043, फिर ये 387 हो गई, यानी कि अगेन 4 टाइम्स बढ़ गई है तो तकरीबन। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ बढ़ने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, तो आपकी अल्टीमेटली इंटरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ टाइम्स कम हो गया। तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वर्बली, इन्हीं सारी चीज़ों को हमने प्रॉपर्ली ड्राफ्ट कर देना है। हम क्या ड्राफ्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्पाइट इकोनॉमिक डाउनटर्न द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 77 मिलियन, या परसेंटेज टर्म में बता दें, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, नंबर 2, ऑफरिंग ऑफ प्रोडक्ट एट ए डिस्काउंट, एंड नंबर 3, इन्वेस्टमेंट ऑफ एडिशनल फाइनेंसिंग into the working capital into the business operations. दूसरी तरफ gross profit margin and operating margin has decreased in line with the sale of product at significantly discounted price. However, operating margin has not decreased by the same proportion as the gross profit margin. It appears that management has managed the fixed cost and the operating cost very well. Return on capital employed and net asset turnover has also decreased due to the fact that in terms of monetary amount operating profit has not changed much, but the capital employed has increased by 62%. हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या रेवेन्यू में कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ने की वजह से ये दोनों चीज़ें कम हो रही है। गेयरिंग की अगर बात करें, अच्छा गेयरिंग में एक और चीज़ नोट करने वाली है। अगर आप अपनी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ देखें ना, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में इंक्रीज़ कितना आया है? 283 मिलियन का, 283 मिलियन का। जबकि यहाँ पे इन्होंने एडिशनल लोन नोट 25 मिलियन की बात की थी, जब यहाँ पे इन्होंने एडिशनल लोन नोट 25 मिलियन की बात की थी। तो अगर 283 मिलियन से हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ी हैं, इसमें से 25 मिलियन ये वाले लोन नोट थे, तो इसके अलावा भी तो कुछ लाइबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा भी तो लाइबिलिटीज़ में 258 का इंक्रीज़ आया है। टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 283 का इंक्रीज़ है। $25 मिलियन के बारे में तो उन्होंने बता दिया, 258 का मजीद इंक्रीज़ है। अच्छा, इस 258 में ये हो सकता है कि हमने ये जो डेफर्ड कंसिडरेशन रिकॉर्ड की 200 मिलियन की, सही डेफर्ड कंसिडरेशन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की 200 मिलियन की, तो 200 मिलियन का इंक्रीज़ इसकी वजह से, बाकी सिर्फ 58 तक का कोई इंक्रीज़ है, जो कि इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग वगैरह होगी। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जो कैपिटल एम्प्लॉय, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड की इंक्रीज़ को आप यूँ भी लिंक कर सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड में जो इंक्रीज़ आया है ना, वो इस डेफर्ड कंसिडरेशन की वजह से आया है, क्योंकि आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है उस डेफर्ड कंसिडरेशन की वजह से ना। दूसरा, आप एडिशनल शेयर्स भी इशू कर रहे हो 250 मिलियन के, तो 500 का तो हमें इंक्रीज सीधा सीधा यहीं दिखाई दे दिया। 250 मिलियन से शेयर्स बढ़ेंगे, 200 मिलियन से हमारी डेफर्ड कंसिडरेशन वगैरह बढ़ रही है। तो यही सारी बातें हम मिला जुला कर यहाँ पे, अच्छा हम कमेंट्री क्या प्रोवाइड कर रहे थे, हमने इन दोनों का रीज़न बता दिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड के सिग्निफिकेंटली बढ़ने की वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट टर्नओवर कम हो रहा है। गेयरिंग की अगर बात करें तो गेयरिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रही है। मेजर रीज़न कि नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को अगर मैं देखूँ तो इसमें 283 का इंक्रीज़, 25 मिलियन का तो ये इंक्रीज़ था, डेफर्ड कंसिडरेशन से 200 मिलियन का जंप आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये भी बात कर सकते हैं आप कि कंपनी ने डेफर्ड कंसिडरेशन ले तो लिया है, जो कंपनी को 1 साल के बाद 1 अप्रैल 2009 पे करना है, ये रहा।
तो कंपनी के पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए। अगर कंपनी के पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो कंपनी को, इसका मतलब है इस डेफर्ड कंसिडरेशन को भी पे करने के लिए दोबारा लोन लेना पड़ेगा। तो या तो डेफर्ड कंसिडरेशन को पे करने के लिए कंपनी के पास सफिशिएंट कैश हो, 2-4 महीने बाद ही, मतलब अगले साल ही हमें पे करना है, या फिर कंपनी इसको पे करने के लिए फिर एक और लोन ले रही होगी। और अकॉर्डिंगली जब हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ बढ़ेंगी 3 टाइम्स 4 टाइम्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई इतना इंक्रीज़ या चेंज नहीं आया, तो इंटरेस्ट कवर भी अकॉर्डिंगली हमारा कम हो गया। तो ये सारी बातें जो मैंने आपसे की, आपने प्रॉपर्ली बुलेट पॉइंट में कोशिश करें, 2-2 3-3 लाइन के बुलेट्स लिखें और इसको ड्राफ्ट करें। अब देखिए हमारे पास जो पार्ट सी था उसमें 10 मार्क्स थे, 10 मार्क्स में से 2 मार्क्स तो लिमिटेशन के थे, हमें भी लिमिटेशन भी बात करनी है, यानी कि परफॉर्मेंस और गेयरिंग के हवाले से 8 मार्क्स है। 8 मार्क्स के लिए आपको 8 पॉइंट्स लिखने और 8 पॉइंट्स इस डिस्कशन के अंदर आप आसानी निकाल सकते हैं। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पॉइंट वाइज ब्रेक करेंगे तो ये 10-12 पॉइंट्स आसानी से बन जाएंगे। अच्छा, लिमिटेशन पे इन्होंने बात क्या है कि लिमिटेशन पे बात करेंगे, लिमिटेशन क्या है इन रेशियोज एनालिसिस की। देखिए जो मेजर लिमिटेशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है ना, वो तो ये है कि हमने ये सब्सिडी एक्वायर की है 1 अप्रैल 2008 पे, जबकि ये पूरे साल का सिर्फ पेरेंट कंपनी का P&L है 2007, और 2008 में पेरेंट कंपनी का पूरे साल का और सब्सिडी का 6 महीने का P&L है। सब्सिडी आपने 1 अप्रैल 2008 पे एक्वायर की ना, यानी कि 2007 में तो ये सब्सिडी नहीं थी, तो 2007 में ये सिर्फ पेरेंट कंपनी का P&L है। 2008 में ये पेरेंट कंपनी का और सब्सिडी कंपनी का 6 महीने का P&L है। तो इसका मतलब है कि हम एक्चुअली लाइक टू लाइक को कंपेयर कर ही नहीं रहे। हम एक्चुअली लाइक टू लाइक को, एक तरफ सिर्फ पेरेंट कंपनी का 12 महीनों का P&L है, दूसरी तरफ पेरेंट कंपनी का 12 महीनों का और सब्सिडी का सिर्फ 6 महीनों का P&L है, तो कंपैरिजन लाइक टू लाइक नहीं हो रहा। दूसरा, यहाँ पे आप ये बात कर सकते हैं कि हम कॉम्पिटिटर को तो एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हमें ये नहीं पता कि हम कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर की कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी मार्केट और कस्टमर कॉम्पिटिटर की मार्केट या स्टॉपिंग कंपनी की मार्केट सेम है या डिफरेंट कस्टमर बेस है। नंबर 1, हमारी प्रोडक्ट ये स्टॉपिंग कंपनी की प्रोडक्ट क्या थी, हम किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, ये किस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट वाइज या सेगमेंट वाइज चीज़ें अवेलेबल नहीं है। अगर प्रोडक्ट वाइज या सेगमेंट वाइज चीज़ें अवेलेबल हो तो कंपैरिजन या एनालिसिस करना ज़्यादा बेहतर होगा। अभी थोड़ा एप्पल और ऑरेंजेस को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। तो ये 2 पॉइंट्स अगर आप लिमिटेशन में लिखते हैं तो आप 2 मार्क्स यहाँ पे आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। एनीवे, जो इसका ACC का जो सजेस्टेड आंसर है उसे भी हम रीड कर लेते हैं कि ACC अपने सजेस्टेड आंसर में क्या लिखता है। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहता है, द ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेजेस अक्रॉस द 2 year हैव फॉलन विच सीम्स रीजनेबल गिवन द व्यू ऑफ मैनेजमेंट दैट इकोनॉमिक डाउनटर्न हैज लेड टू सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू मेन वॉल्यूम्स। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि मैनेजमेंट ने बताया था कि इकोनॉमिक डाउन करने की वजह से हमने सिग्निफिकेंट डिस्काउंट ऑफर किए हैं। देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन सेल्स, हमने भी डिस्कस किया था कि सेल्स हमारी इंक्रीज हुई है 77 मिलियन से, डिस्पाइट इकोनॉमिक डाउनटर्न, शोइंग दैट द डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी इज वर्किंग एंड द एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग रेज टू द लोन नोट्स इज बीन पुट टू यूज गुड यूज़। कह रहा है डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी काम कर रही है, आपने जो 25 मिलियन की एडिशनल फाइनेंसिंग ली थी उसको सही से इस्तेमाल किया, तभी तो आपका सेल्स रेवेन्यू बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन इज नॉट फॉलन एज मच एज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितने से कम हुआ था, 9% से, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 6.5 से कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज नॉट फॉलन एज मच एज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सजेस्टिंग दैट द कंपनी हैव कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वेल। This is surprising as the group is likely to have incurred the fees because of the purchase of stopping company। कह रहे वैसे तो हमने अगर स्टॉपिंग कंपनी परचेज की है तो इसकी एक्विजिशन फीस वगैरह भी तो पे की होगी, लेकिन स्टिल अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने अच्छा मैनेज किया है। देयर आर 2 की इशूज़ अफेक्टिंग द रिटर्न ऑन कैपिटल। कह रहे रिटर्न ऑन कैपिटल में जो कमी आई है ना, वो 2 इशूज़ की वजह से। द फॉल इन ऑपरेटिंग मार्जिन, एक तो ऑपरेटिंग मार्जिन हमारा कम हुआ है जो कि हमने यहाँ देखा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कम हुआ है। दूसरा, रिडक्शन इन नेट एसेट टर्नओवर अक्रॉस 2 year, हमारा नेट एसेट टर्नओवर भी कम हुआ है। अच्छा, नेट एसेट टर्नओवर को इसने 7 कमेंट्री में इनकॉर्पोरेट कर दिया। यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि नेट एसेट टर्नओवर कम नहीं हुआ बल्कि कैपिटल एम्प्लॉयड सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। कहता है द ग्रुप हैज सफर्ड अ फॉल इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इशू ऑफ शेयर कैपिटल कंसिडरेशन अलॉन्ग साइड द कंसोलिडेशन ऑफ द स्टॉपिंग कंपनीज रिटेन अर्निंग। इन सारी चीज़ों की वजह से प्रॉफिट्स में कमी आ रही है, शेयर कैपिटल हमारा सिग्निफिकेंटली बढ़ गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज वगैरह बढ़ गई, तो ओवरऑल कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा बढ़ गया, जिसकी वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट टर्नओवर कम हो रहा है। गेयरिंग पे अगर बात करें तो कहता है नॉन करेंट लायबिलिटीज हैव इंक्रीज बाय 283 मिलियन। हमने ये देखा था कि लायबिलिटीज़ में कितना इंक्रीज आया है,
25 million of which relates to the new loan notes issued to the finance operation. This means that there must be other borrowings which clogging company has taken out and we are not aware, perhaps in anticipation of meeting the deferred consideration on 1st April 2009. कह रहे 283 के टोटल इंक्रीज में से हमें ये तो पता है कि 25 मिलियन लोन नोट्स हैं, लेकिन बाकी 258 क्या है वो हमें नहीं पता. हो सकता है कि ये 258 आपने अपनी डेफर्ड कंसिडरेशन को पे करने के लिए कहीं से लोन वगैरह ले रखा हो. Some existing borrowings and associated finance costs could have been included in the amount of stopping company and is now being consolidated in the clocking company consolidated financial statements. Consequently, the gearing ratio has increased significantly from 12.22% to 33.313%. यानी कहता है आपने सब्सिडरी को जब कंसोलिडेट किया है तो हो सकता है कि सब्सिडरी की लायबिलिटीज आपके पास आई हो, सब्सिडरी की फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास आई हो, तो इस वजह से आपकी ओवरऑल गियरिंग बढ़ गई है. There has also been increase in the issued share capital due to the share for share exchange part funding of the purchase of stopping company, but the issue of share is a small part of the total consideration. Clocking company may have been better to have negotiated for more consideration to be in the terms of share exchange, as it has now a liability to fund a deferred payment on 1st April 2009. कहता है दूसरी तरफ आपका शेयर कैपिटल बढ़ा है, लेकिन आपको चाहिए ये था कि आप निगोशिएट करके शेयर ज़्यादा इशू कर देते और डेफर्ड कंसिडरेशन अपने सर ना लेते. यानी अपने अभी भी 250 मिलियन के शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन आप मजीद शेयर इशू कर देते, डेफर्ड कंसिडरेशन अपने सर ना लेते, क्योंकि अब आपको उसको डेफर्ड कंसिडरेशन को पे भी करना पड़ेगा. फिर हमारे पास लिमिटेशन में कहता है द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2008 ओनली इंक्लूड्स स्टॉपिंग कंपनी फ्रॉम 1st अप्रैल 2008, सो द रिजल्ट्स आर नॉट होली कंपेरेबल. यानी कि एक तरफ सब्सिडरी है नहीं, दूसरी तरफ सब्सिडरी के 6 महीने के परफॉर्मेंस है, तो कंपैरिजन लाइक टू लाइक नहीं है. वी डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज ऑपरेशन एंड if each company sell different product in different market, an analysis of the company rather than the whole group would be more appropriate. कहते हैं चूँकि हमारे पास कंपनी के ऑपरेशंस की डिटेल नहीं है, कस्टमर्स की प्रोडक्ट्स की डिटेल नहीं है, तो हम ओवरऑल कंपैरिजन तो कर रहे हैं, लेकिन अगर सेगमेंट वाइज डेटा होता, प्रोडक्ट वाइज डेटा होता, ज्योग्राफिकल डेटा होता, तो हम बेहतर एनालिसिस कर सकते थे. तो ये हमने गियरिंग के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ी बहुत कमेंट्री प्रोवाइड की, लिमिटेशंस के ऊपर बात कर ली. फाइनली कंक्लूजन क्या ड्रॉ करता है? इफ स्टॉपिंग कंपनी वाज एक्वायर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग अ बिगर शेयर ऑफ द मार्केट एंड इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, इट हैज नॉट येट अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव. However, without reviewing the individual financial statements of the stopping company, it is not possible to explain why this might be the case. The acquisition has increased the debt and gearing of the group with the inclusion of deferred consideration as a liability. A further analysis of the cash position of the company is required to ensure that there is sufficient cash available to settle this debt when it falls due. कहता है अगर तो आपने सब्सिडरी को मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक्वायर किया था, तो ये तो अभी तक आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ, आने वाले सालों में हो सकता है अभी नहीं हुआ. फिर कहता है हमें स्टॉपिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सेपरेटली देखना पड़ेगा, इसे देखे बगैर ज़्यादा कमेंट्री प्रोवाइड नहीं की जा सकती. इस एक्विजिशन की वजह से हमारी डेट और गियरिंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और हमें क्लॉकिंग कंपनी की, पेरेंट कंपनी की कैश पोजीशन को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी डेफर्ड कंसिडरेशन को पे करने के लिए भी कैश की ज़रूरत होगी. अदरवाइज डेफर्ड कंसिडरेशन को पे करने के लिए भी आपको लोन लेना पड़ रहा होगा. तो ऑब्वियसली ये तो एक आइडियल, एक बेंचमार्क सोल्यूशन है कि जो कि एसीसी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है. हम इससे भी अच्छा सोल्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं, इस जैसा भी, या इससे थोड़ा हल्का भी सोल्यूशन ड्राफ्ट कर सकते हैं. मेरी एडवाइस ये होगी कि आपको इस तरह से पैरास में लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप 2-2, 3-3 लाइन के बुलेट पॉइंट्स लिखें, उसमें चीज़ें एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को आर्टिकुलेट करना. और टारगेट वाइज चलें कि अगर 10 मार्क की वेटेज है, 2 मार्क्स लिमिटेशन के हैं, तो आपने लिमिटेशन के ऊपर 2 पॉइंट्स लिख दिए. 8 मार्क्स परफॉर्मेंस और गियरिंग के है, तो आपने 8 पॉइंट्स यानी कि 4 परफॉर्मेंस पे लिख दिए, 4 गियरिंग पे लिख दिया. आपका अच्छा एनालिसिस हो जाएगा. 10 में से आप बासानी 7-8 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. तो आई होप कि ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ, सारी जो कैलकुलेशन थी, सारे जो एनालिसिस वगैरह थे, आपको अच्छे से समझा सका हूँ. आज की अपनी इस गुफ्तगू को मैं यहीं तक रखता है. थैंक यू.